बच्चा कई बार एक मैकेनिकल बच्चा बनकर रह जाता है। पेरेंट्स सिर्फ उसे मैकेनिकली सारे टास्क्स लिस्ट बनाकर देते जाते हैं कि दिस इज़ द वे यू आर सपोज टू परफॉर्म। मॉर्निंग में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई अटैचमेंट शो नहीं होता, कोई हम लोगों का अप्रिसिएशन नहीं है। अप्रिसिएशन के साथ में लव मिसिंग हो जाता है। गए वो दिन जब हम बच्चों को सर पर हाथ घुमाकर उठाते थे, उन्हें टच करते थे, उन्हें रीअश्योर करते थे कि बेटा उठ जाओ। आँख खोलते से अगर हम बच्चों को सिंपली ये चीज़ कह रहे हैं, उठो स्कूल के लिए देर हो रहे हो, या हम किसी से भी कहें कि उठो काम के लिए देरी हो रही है, हम उसे क्या गोल दे रहे हैं कि तुम्हारी सुबह किस पर्पस के साथ हो रही है। कहीं ना कहीं मैं पर्सनली फील करती हूँ एक छोटा सा टच, एक छोटा सा रीअश्योरेंस स्टार्ट हो सकती है बिल्डअप करने के लिए कि आप बच्चे के पास जाएं, आप बच्चे का हाथ पकड़ें, आप बच्चे के सर पे हाथ रखें, या आप उसे प्यार से सिर्फ उसको उसके नाम से पुकारें। तो वेलकम टू बियॉन्ड टॉक, जहां हर एपिसोड एक पर्पस के साथ आपके साथ जुड़ता है और पर्पस होता है एक दूसरे को बेहतर बनाना। बियॉन्ड टॉक इज रेडी टू कम अप विद अ न्यू सीरीज एंड दिस सीरीज नेम्ड एज इमोशनल डिटॉक्स। और आज हमारे साथ इमोशनल डिटॉक्स के बारे में बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर नेहा मूलचंदानी। वेलकम मैम टू द शो। थैंक यू सो मच मैन फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। आज हर घर में एक चर्चा बड़ी कॉमन है कि घर के अंदर पेरेंट और बच्चों के बीच एक जनरेशन गैप बिल्टअप होता जा रहा है। आपसे एक छोटा सा सवाल, ये गैप जनरेशन गैप है या ये एक इमोशनल गैप है? जनरेशन गैप तो है ही, एंड पीढ़ियों से रहा है जनरेशन्स में। आज हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में भी जनरेशन का गैप रहा। इमोशनल गैप अभी जो है वो ज़्यादा गैप्स बढ़ाता जा रहा है। आज इमोशनल कनेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ गैप है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कनेक्शन जो है बहुत वीक होता जा रहा है। आप कह रहे हैं कनेक्शन वीक होता जा रहा है। आज अगर एक सीन इमेजिन करते हैं, एक डाइनिंग टेबल है जहां पर मम्मी पापा और बच्चे बैठकर अपना इवनिंग मील एंजॉय कर रहे हैं। एक सवाल आता है, आज का दिन कैसा था? जवाब होता है ठीक था, और कॉन्वर्सेशन दी एंड हो जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? मन कारण हम ये बोल सकते हैं कि पहले ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशंस जो होते थे वो एक फैमिली का सिनेरियो बिल्ड करते थे। एक प्रारूप बनता था पूरी फैमिली में कि सबको बहुत कुछ होता था अपनों के साथ बांटने के लिए, सुनाने के लिए। आजकल सबसे पहले ये इनसिक्योरिटीज सबको सताने लगती है कि हम बताएंगे अपने मन की बात, उसे किस तरीके से लिया जाएगा, उसे जज कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर फिर सबकी राय दी जाएगी। ये सब होने के बाद बच्चे हों या दूसरे फैमिली मेंबर्स हों, उन्हें कहीं न कहीं ये लगता है, उन्हें फेलियर साबित करा दिया जाएगा। इसीलिए आजकल हर कोई बचता है ज़्यादा डिटेल्स अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शेयरिंग बढ़ी है या शेयरिंग कम हुई है, अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करें। जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ओवर शेयरिंग हो रही है, पर जब हम इस तरह की डाइनिंग टेबल डिस्कशंस को देखते हैं तो हमें लगता है कि शेयरिंग बहुत कम हो रही है। इस डायनामिक शिफ्ट के पीछे का इमोशनल रीजन आपको क्या दिखाई देता है? ठीक है, एग्ज़ैक्टली आपके इस क्वेश्चन को मैं 2 वे में जवाब दूँगी। आपने सोशल मीडिया मेंशन करा, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। आपको लगता है वहाँ जितने लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, आपकी पोस्ट को लाइक्स करते हैं, आप वहाँ जो भी अपने मन की बात शेयर करते हैं, वो उसे सुनते हैं, देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। वो चीज़ घर पर नहीं होती। घर पर एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट होता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। कहीं न कहीं ये रीज़न्स बन गए हैं कि इंसान वर्चुअल वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहा है कि मुझे वहाँ पर लोग टाइम देते हैं, मैं लोगों को वहाँ पर टाइम देता हूँ। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। एनर्जीज़ लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। घर पर अगेन जो इनसिक्योरिटीज़, जो फ़ियर, जजमेंट्स, पेंट अप इमोशंस जो लोगों के ऑलरेडी हैं, पुरानी गलतियाँ निकल कर आ जाती हैं जब भी कभी कन्वर्सेशन होता है। ये चीज़ें लोगों को शट डाउन कर देते हैं कि मैं यहाँ शेयर ना ही करूँ तो बेटर है। मैं वहाँ जाकर शेयर करूँ, जहाँ मुझे सुना जाता है, एप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ मेरी नीड्स फुलफ़िल होती हैं। नीड्स भी एप्रिसिएशन की नीड हो गई, एक्नॉलेजमेंट की नीड हो गई, रिकॉग्निशन की नीड हो गई कि नहीं मुझे लोग इस वे में पहचानते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ आपको, एक बच्चा जो शायद पढ़ाई में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा हो, पर फुटबॉल में बहुत अच्छा है, या कम्युनिकेशन लेवल्स पर बहुत अच्छा है। वहाँ उसके जो फ्रेंड्स हैं और फॉलोवर्स हैं, वो उसे उसकी खुद की इस खूबी के लिए एप्रिशिएट करते हैं।
घर पर प्रेशर क्या बिल्डअप होता है? पढ़ाई पढ़ाई करो। नहीं कर रहे हो। हम्म। तो ये डिफरेंसेस कहीं न कहीं इस पैराडाइम को शिफ्ट करते जा रहे हैं कि अपनों से ज़्यादा हम दूसरों के साथ में शेयरिंग ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं ये जो डिजिटल एडिक्शन हम आज के माहौल में देख पा रहे हैं, इज इट एन इमोशनल एस्केप फॉर पीपल कि जहां मुझे वो इमोशनल वैलिडेशन अपने घर में नहीं मिल पा रहा है, और ये मेरे लिए एक एस्केप प्लान की तरह दिखाई देता है कि डिजिटली आई कैन ड्रेन आउट माई सेल्फ, और वहां मुझे मेरे पसंद का वैलिडेशन जो मिल रहा है उसको मैं एंजॉय कर सकती ये एब्सोल्युटली यही हो रहा है। ओरिएंटेशन इसीलिए आप देखें हर एज ग्रुप का ओरिएंटेशन जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ पर आज कोई भी चीज़ें जो हो रही हैं आपको एक नेगेटिव फीडबैक के रूप में नहीं मिलती हैं। तो आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा कैरी अवे होते जा रहे हो कि वैलिडेशन वहाँ से समझ आ रहा है, आपकी सक्सेस वहाँ से आइडेंटिफ़ाई हो रही है। आप एक पोस्ट डालते हो, आप एक कैप्शन डालते हो किसी पोस्ट या पिक के साथ में एंड उसे हाथों-हाथ लिया जाता है, उसे एप्रिशिएट किया जाता है। घर पर ये स्ट्रगल जो है ये बहुत हार्ड हो जाती है। पर ये डिजिटल डिपेंडेंसी के क्या ड्रॉबैक्स आप अपने अनुभव से देख पा रहे हो? नंबर 1 मैं ये बताना चाहूँगी कि आज डिजिटल डिपेंडेंसी जो है ये वर्चुअल है, ये रियल टाइम नहीं है। आज जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज जो लोग आपको फ़ील करा रहे हैं कि हाँ, आप उनकी लाइफ़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, वो शायद रियल टाइम में ना हो। आज जब आपको रियलिटी में किसी की ज़रूरत है, तो मुझे ये डीपली लगता है कहीं न कहीं आपके अपने आपके ज़्यादा अपने आप काम के आते साथ। हैं एंड तब तक आप उनसे बहुत ज़्यादा दूरी बना चुके होते हैं। पहला तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में दूसरों को अपना समझ रहे हो। और अपनों को दूसरा समझ यस, रहे हो। एग्ज़ैक्टली एंड दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनकी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा सिर्फ़ वैलिडेशन सीक ना करते हुए, आप उन्हें अपना मेंटर मानने लग गए हो। हम्म। आज मेरे पास प्रैक्टिस में कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने पहले पूछते थे कि गूगल ने हमें ये सिम्पटम्स बताए। तो पहले गूगल जो थे वो डॉक्टर बने हुए थे हमारे। अब चैट जीपीटी एंड दूसरे एआई मॉड्यूल्स हैं जो आपके लिए थेरेपी का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एस्केप मैकेनिज़्म तो है क्योंकि इंसान का नेचुरल कोपिंग का हिस्सा होता है एस्केप करना हार्श रियलिटी से। तो एस्केप रियलिटी तो बनकर आ रही है ये बट इन द लॉन्ग रन इस ये बहुत बुरी तरह से बैकफायर ज़रूर करेगी। करेगी। एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ये कहते हैं कि बच्चे अपने आप को शेयर नहीं करते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चों का कहना होता है पेरेंट हमें सुनना नहीं चाहते हैं, और पेरेंट से जब पूछा जाता है तो पेरेंट का कहना होता है कि बच्चे हमसे बोलना नहीं चाहते हैं। वास्तविकता क्या है? ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं बट सुनने के साथ में एक वर्ड और ऐड ऑन करूँगी वो है समझना। हुँ, मुझे जब बच्चे आकर अपने मन की बात बताते हैं, तो हमारा रैपो इतना अच्छा बन जाता है मन की, वो सारी बातें मन खोल के टेबल पर रख देते हैं कि ऐसा है और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो निकल कर आता है, वो यही है कि मेरे पेरेंट्स ये बात नहीं समझेंगे। आज अगर बच्चा मन से कहीं किसी और चीज़ की तरफ ओरिएंट होता है या उसका झुकाव किसी चीज़ की तरफ होता है अदर देन स्टडीज़, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं बच्चे के प्रति, कि अगर पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा? ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ये सेम चीज़ बच्चों के इंटरनल डायलॉग्स के बारे में भी हो सकती है कि आज मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, ये जो हमारा पीढ़ियों से घर में सोच चली आ रही है, जो हुँ। हम जनरेशंस की बात कर रहे हैं, ये उससे थोड़ी डिफरेंट थिंकिंग है। मैं कुछ डिफरेंट करने का सोच रहा हूँ एंड पीपल आर नॉट वेरी मच ओपन बहुत खुलापन अभी भी हमारी जनरेशंस में नहीं है कि हम रिस्क टेकिंग उन्हें बढ़ाएँ उस चीज़ में या एक्सपेरिमेंटल की तरफ हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करें। पर कहीं ये ऐसा है कि हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में अपने बच्चों का वर्तमान खोते चले जा रहे हैं? वर्तमान भी और भविष्य भी इन द लॉन्ग रन ये सामने आएगा कुछ समय के बाद। हम लोग माइंडफुली आज के मोमेंट में तो जीते ही नहीं हैं। तो इंसान की वरीज़, इंसान की एंग्ज़ायटी जो है वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। इंसान के जो स्ट्रेसेस होते हैं वो हमेशा पास्ट ओरिएंटेड होते हैं कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा गलत हुआ। क्या बात है! हमारे स्ट्रेस हमारे पास्ट से जुड़े हैं और हमारी वरीज़ हमारे फ्यूचर से जुड़ी है, एग्ज़ैक्टली, और वही हमें अपने प्रेज़ेंट से दूर लेकर जा रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। इन दोनों की ताबड़-तोड़ में हम प्रेज़ेंट में जीना भूल गए। बस हमें यही लगता है अगले पल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में क्या होगा? वो हमें प्रेज़ेंट में जीने ही नहीं देता। एक एक बड़ी दुविधा जो अभी आपने कहा प्रेज़ेंट की है, तो पेरेंट्स प्रेज़ेंट तो हैं, हुँ। बट अवेलेबल नहीं हैं।
इसके पीछे का कारण आप सिर्फ ये डिजिटल इंटीग्रेशन इन द लाइफस्टाइल देख रहे हैं या कुछ और भी कारण हैं जो इसके पीछे एक रोल प्ले कर रहे हैं? डिजिटल इंटीग्रेशन तो एक मेजर पार्ट है, बट हर इंसान के जो खुद के स्ट्रेसर्स हैं और प्रेशर्स हैं, अनसीन और सीन दोनों, जो विजिबल हैं और जो विजिबल नहीं है। आज का जो फाइनेंशियल सिनेरियो है, दोनों पेरेंट्स को वर्क करना मैंडेटरी हो गया है। हम एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि एक ब्रेड अर्नर है एंड वो घर को बहुत अच्छे से चला लेगा। तो कहीं न कहीं फीमेल्स के ऊपर भी ये प्रेशर आता है। फीमेल्स के ऊपर एक ये अनसीन प्रेशर ऑलरेडी रहता है, क्योंकि वो मदर के रोल में आते हैं, तो उन्हें ये चीज़ हमेशा रियलाइज़ कराई जाती है कि अगर बच्चे में कोई भी फ्लॉ, कोई भी कमी निकल कर आई, तो वो एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग नहीं कर पा रही हैं। ये चीज़ प्रेशर बिल्डअप करता है फीमेल्स के ऊपर। फीमेल्स और ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड हो जाती हैं एंड वो प्रेशर बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो थ्रू जनरेशंस प्रेशर्स जो होते हैं, स्ट्रेसेस जो होते हैं, वो ट्रांसफरिंग मोड में चलते हैं। मतलब इसे ये कह सकते हैं कि एक के कंधे का इमोशनल बैगेज हमेशा दूसरे के दूसरों ऊपर के लाद ऊपर दिया पास जाता है। कर दिया तो जाता बच्चे है। के पास अपना खुद का बैगेज तो है ही, बट वो साथ में अपने पेरेंट्स का और पास्ट की जनरेशंस का भी बैगेज लेकर चल रहा है। इस सीरीज का नाम है डिजिटल डिटॉक्स और मुझे लगता है वो बिना डिजिटल डिटॉक्स के इमोशनल डिटॉक्स कैसे होने वाला है शायद नहीं पता। तो इस सीरीज का नाम जब हम इमोशनल डिटॉक्स की तरह देखते हो, ये जो बैगेज ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, अगर आपको सिंप्लीफाई वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स को समझाना हुँ। हो कि ये इमोशनल डिटॉक्स क्या होता है? इमोशनल डिटॉक्स 2 वर्ड्स हैं, एक है इमोशन, एक इमोशन से आता है, दूसरा वर्ड जो है डिटॉक्स। ये भी 2 शब्दों से जुड़कर बना है, डी एंड टॉक्स। टॉक्स स्टैंड्स फॉर टॉक्सिसिटी, यानी एनीथिंग नेगेटिव, टू मच नेगेटिव, जो कहीं न कहीं क्लटर क्रिएट कर रहा है या डिसफंक्शनल है, जो अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। तो अगर आपने सुना हो कि इमोशनल डिटॉक्स के पहले हम डिटॉक्स वर्ड अपने फिजियोलॉजिकल या बॉडी डिटॉक्स के बारे में यूज़ जी। करते थे। बॉडी डिटॉक्स के आयुर्वेदा में एंड काफ़ी सारी दूसरी थेरेपीज़ में बहुत सारे मॉड्यूल्स बताए गए हैं कि इस तरीके से बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है। अब डिटॉक्स करने की नौबत आ क्यों रही है? क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई है। अब टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो गई है, तो वो कहीं न कहीं बॉडी में, माइंड में, इमोशंस में डिसफंक्शनैलिटी या मैल फंक्शन क्रिएट कर रही है, कि जिसे एक इंसान को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए या परफॉर्म करना चाहिए, कहीं न कहीं या तो रुकावट आ गई है या वो स्लो डाउन हो गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिटॉक्स कर देते हैं, तो मशीन जो है वो सुचारू रूप से फिर से चालू हो चलने जाएगी। लगेगी। तो इट इज़ लाइक रिमूविंग ऑल द अनवांटेड कचरा, हम बोल सकते हैं, जी, टॉक्सिसिटी, जी। नेगेटिव स्टफ। इमोशनल डिटॉक्स आज की जनरेशन में इतना ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, क्योंकि लोग इतने सारे इमोशनल बैगेज के साथ अपने माइंड में, बॉडी में उसे कैरी करते हुए बहुत हैवी हो रखे हैं। वो एक बैगेज लेकर चल रहे हैं। ऑफ कोर्स आप ये चीज़ देखें कि आप अगर एक्सेस बैगेज, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा, आपकी जितनी क्षमता नहीं है, आप उससे ज़्यादा अगर बैगेज कैरी कर रहे हो, तो क्या आप उतना चल पाओगे, जितना एक नॉर्मली आप चल सकते हो? तो कहीं न कहीं उस बैगेज को रिमूव करना, सिंपल तो लैंग्वेज में ये हम बोल इमोशनल सकते हैं, डिटॉक्स आपकी उस बैगेज को ऑफलोड करने में, उससे थोड़ा रिड्यूस करने में एक हेल्पिंग टूल हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत कारगर टूल है। बट आई एम सॉरी टू से इसे भी बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाने लगा है आज की सोसाइटी में। हुँ। तो इमोशनल डिटॉक्स होना तो चाहिए, हर इंसान को इमोशनल डिटॉक्स करना चाहिए एंड रेगुलर करते रहना चाहिए। ये एक हमारी लाइफ का हिस्सा बनना चाहिए। बट आजकल जो हो रहा है, लोग इसे शटडाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, अवॉइडेंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। उन लोगों से, उन चीज़ों से जो मैं उनका यहाँ पे आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक आपने इम्पोर्टेंट वर्ड शटडाउन यहाँ पर यूज़ जी। किया है और बहुत सारे एक्सपर्ट लाइक यू हुँ। जो इस चीज़ को लेकर बड़े कंसर्न्ड होते हैं कि व्हाई पीपल आर इमोशनली गेटिंग इनटू द ज़ोन जहाँ पर वो एक शटडाउन स्टेट पे हैं, बजाय डिटॉक्स स्टेज पे होने के। अगर हमें एक एग्ज़ाम्पल से इसे समझना हो, एक आप टिपिकल इंडियन मदर को इमेजिन करें और मुझे बताएँ कि कैसे एक इंडियन मदर शटडाउन मोड में है और उसे डिटॉक्स मोड में जाना चाहिए। ठीक है। शटडाउन भी जो है वो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नेचुरल पार्ट है। यूँ समझें, हमें कुदरत ने प्रोग्राम कर कर भेजा है शटडाउन के लिए। अच्छा। ये एक सेफ्टी मैकेनिज़्म था कि जहाँ लगे कि ओवर फंक्शनिंग या ओवर डिमांडिंगनेस आ रही है एनवायरनमेंट से, हमारे सराउंडिंग से, तो हम शटडाउन करके खुद को बचा लें। हुँ। जैसे हम अक्सर बिजली के उपकरणों के साथ में देखते हैं कि शटडाउन हो जाता है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है, एज़ सिंपल एज़ दैट। जी।
अब एक अगर फीमेल की हम बात करें, अब फीमेल है, आज सबसे पहले एक बेटी के रोल में उसे वहाँ की ज़िम्मेदारियाँ उठानी है। माइंड में वो ऑलरेडी इमोशंस लेकर चल रही है कि मुझे इस तरीके से परफ़ॉर्म करना है कि वो वाला साइड डिस्टर्ब ना हो, मेरा मायका, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिस्टर्ब ना हो। अब वो आती है एक वाइफ़, एक डॉटर इन लॉ एंड दूसरे जो भी मल्टीपल रोल्स वो उस एक ट्रांज़िशन के कारण उठाती है, उस सब रोल में एक्सपेक्टेशंस का लोड बढ़ा, परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंगली बढ़ी। हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो हम्म, यूनिकनेस हमें समझाने में हेल्प कर सकती है कि किस बंदे से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उस लोड को कम किया जा सकता है। अब ये चीज़ कोई कैलकुलेट नहीं करता कि पर्सन की कैपेसिटी कितनी है। लोड डाला जाता है, वो पर्सन लोड बेयरिंग करती जाती है। फिर एक्सपेक्ट किया जाता है, चाइल्ड बेयरिंग आता है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपको उनका पालन-पोषण करना है, संस्कार देने हैं, उनका अच्छा एजुकेशन का भी जो है वो रोल आप प्ले करेंगी कि उनकी एजुकेशन अच्छी चले, वो बेस्ट परफॉर्मर्स बने, इर्रिस्पेक्टिव उनकी कैपेसिटी किस एरिया में है। देन एक अच्छी वाइफ़, वहाँ भी परफॉर्मेंस जो होती है वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आपके पति आपसे खुश हों, ओके? इन सब चीज़ों के चलते जहाँ लगता है कि लोड ज़्यादा हो रहा है, तो उसे भी लगता है फीमेल को नाउ दिस इज़ टू मच टू हैंडल, अब मैं नहीं बेयर कर सकती। पहले ये सब चीज़ें इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन इन सब चीज़ों से दिखाई देती है हमें। हम्म, उसके बाद जो है वो बंदी विथड्रॉवल मोड पर चले जाते हैं। ये जब विथड्रॉवल आना चालू होता है, इसका मतलब वो शटडाउन की तरफ जा रहे हैं। अब वहाँ पर जहाँ उन्हें फेस अप करना था, जहाँ उन्हें शो अप करना था, धीरे-धीरे वहाँ से वो विथड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ उन्हें एक्ज़ैजरेट करती है, ड्रेन करती है, वहाँ पर शटडाउन आना चालू हो जाता है। या तो आइसोलेशन आएगा या ओवर एग्रेशन आएगा। अब इसको डिटॉक्स के सिनेरियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मतलब आपने जो बताया, मतलब मुझे लगता है काफ़ी रिलेटेबल होगा कई सारे मदर्स के लिए, कई सारे डॉटर्स के लिए, कई सारे डॉटर इन लॉज़ के लिए, कई सारी वाइफ्स के लिए। पर अभी इस डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस में कैसे इस सिचुएशन को रिफाइन किया जा सकता डिटॉक्सिफिकेशन में जाने के सबसे पहले उसे आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि टॉक्सिसिटी आ कहाँ से रही है है? या कौन-सा पार्ट। वो कौन सी रेड फ्लैग्स हैं जिससे हमें समझना चाहिए कि टॉक्सिसिटी मेरे इमोशंस को कहीं न कहीं टॉक्सिक दे रही है? मेरे ख़्याल से हर इंसान समझ लेता है, सिर्फ़ उसे एक्नॉलेज नहीं करता। चिड़चिड़ापन आना सबसे पहली निशानी है कि आप अपने नॉर्मल मूड में ये चेंजेस देखेंगे कि मुझे आजकल चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, मेरी परफॉर्मेंस लो हो रही है। हुँ, जितना भी वर्किंग आवर्स आज फीमेल्स देती हैं, चाहे वो घर पर हाउसवाइफ्स हों या वर्किंग मदर्स हों, कहीं न कहीं उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होने लगेगा कि मेरा परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो रहा है। कहीं न कहीं स्लीप इश्यूज़ डिस्टर्ब होने लगते हैं, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। हुँ। ये सारे रेड फ्लैग्स धीरे-धीरे बिल्डअप होके और स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग्स की तरफ जाते हैं, बिगर रेड फ्लैग्स की तरफ जाते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स में ड्रिफ्ट आना चालू होता है। अगर मदर लाइक फादर के साथ, हस्बैंड के साथ ये चीज़ बैठ के डिस्कस नहीं कर पाती है, हमने जैसे स्टार्टिंग में बात करी कि कम्युनिकेशन या कनेक्शन की कमी है। अगर हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं या वर्क रिलेटेड प्रेशर्स हैं, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र बच्चों पर होती है, तब बच्चे पंचिंग बैग बन जाते हैं। क्योंकि मदर को रिलीज़ तो कहीं नहीं मिल रहा, ड्यूटीज़ डेली हैं, काम डेली करना है, शी कैन नेवर से कि नो, इट्स माय लाइक एन ऑफ फॉर मी। आज आपको ऑफ़िशियल ड्यूटी से ऑफ मिल सकते हैं, आपको डोमेस्टिक ड्यूटी से ऑफ कभी नहीं मिल सकते। तो एज़ अ फीमेल आई कैन वेरी वेल रिलेट टू द फीमेल्स हू कम्युनिकेट दीज़ थिंग्स टू मी। एक लाइन में समझ में आ जाता है कि कितना भी करो, कम पड़ जाता है। तो ये सारे जो रेड फ्लैग्स हैं, ये हमें कहीं न कहीं इशारा करते हैं, समथिंग इज़ नॉट राइट और समथिंग इज़ गोइंग टुवर्ड्स रॉन्ग। कई बार ऐसा होता है, इसे लोग पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं एंड दे सीक हेल्प। ज़रूरी नहीं है थेरेपिस्ट के पास जाया जाए या प्रोफ़ेशनल के पास जाया जाए। अपनों से कनेक्शन को रीबिल्ड करके भी इन चीज़ों को अटेंड किया जा सकता है। ये कनेक्शन रीबिल्डिंग के लिए आप कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं। और जब एक बार ये कम्युनिकेशन का ब्रिज ब्रेक हो जाता है किसी भी कारण से, अंडरस्टैंडिंग या वो डायलॉग का वेवलेंथ, या मेरी पसंद की बात नहीं हो रही है तो मुझे बात नहीं करनी है, या मुझे
रील स्क्रॉल करनी है और मुझे आपको सुनना है और आपको लग रहा है कि नहीं आप मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे तब मुझे आपसे बात करनी है, या आप दोपहर में कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए पर मुझे लग रहा है मैं शाम में कंफर्टेबल हूँ बात करने के लिए। ऐसे बहुत सारे मिसमैच के चलते वो कम्युनिकेशन का ब्रिज रीबिल्ड ही नहीं हो पाता है बहुत सारे हाउस होल्ड में। उसका अगर कोई रेमेडी हमें नेहा से मिल पाए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक परिवार जो इतने समय से साथ बना है, साथ रहता आया है, एक परिवार साथ मिलकर ही इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो पहली पहल हमेशा वहाँ होनी चाहिए कि आप सब एक साथ बैठें। सबसे पहले प्रॉमिस ये होना चाहिए कि यहाँ पर जजमेंट्स नहीं होंगे, ब्लेम गेम्स नहीं होंगे। अक्सर ये होता है जब कभी कोई कंप्लेंट किसी भी पार्टनर या बच्चों की निकल कर आती है, ब्लेम गेम सबसे पहले चालू होता है। ये हर इंसान का एक सबसे बड़ा और कारगर डिफेंस मैकेनिज्म होता मैकेनिज्म है होता है। कि मेरे कारण नहीं है ये चीज़, इसके लिए तुम या ये जिम्मेदार हो। चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओनरशिप लेना, साथ में उस बंदे को जो आपसे ये चीज़ डिस्कस करने आपके पास आया है, उसे एक अकाउंटेबिलिटी और ओपननेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर एक बच्चा आपके पास आता है एंड अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है, आपके गार्ड्स, आपकी शील्ड्स एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं कि ये कुछ सही नहीं हो रहा। एंड आप बच्चे को डाँटना या चिल्लाना चालू कर देते हो या ब्लेम करना चालू कर देते हो। तुम टीवी देखते हो, तुम मोबाइल चलाते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए ये सब हुआ। तो बच्चे के अंदर मन में जो बात रह गई, या हम एक वाइफ़ की बात करें, उसके मन में जो अंदर बात रह गई, वो कैसे कम्युनिकेट करेगी? तो अगर फैमिली इस अवेयरनेस को डेवलप कर ले, या घर का एक मेंबर भी आज अगर इतना मैच्योर है कि वो इस प्रोसेस को समझ ले, वो इनिशिएट कर सकता है घर में, कि एक अवेयरनेस ला सकता है कि फैमिली का एक सेक्लूडेड फैमिली टाइम होना चाहिए, जहाँ पर ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस पर बात करी जाएँगी, जज नहीं किया जाएगा, सुना जाएगा। कई घरों में हम इसे बहुत क्रिएटिव वे में करते हैं, हम उन्हें एक ड्रॉप बॉक्स बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं। एंड एक दिन ऐसा होता है, मे बी सैटरडे और अ वीकेंड, जब सब लोग थोड़े ईज़ी गोइंग मूड में हैं, स्ट्रेसेस थोड़े कम हैं, थोड़े से रिलैक्स्ड हैं, तब उसमें सब लोग जो पूरे हफ्ते में चिट्स में अपनी प्रॉब्लम या मन की बात या कोई भी नीड या जो भी वो आगे करना चाहते हैं या उनके मन की बात कहना चाहते हैं, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं वो लिख के डाल दें। एंड ऑन टेबल वो ड्रॉप बॉक्स खोला जाता है एंड उसको बहुत फन और बहुत लाइट वे में डिस्कस किया जाता है। तो वहाँ से बिल्डअप होता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का, कनेक्शन का। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हर करेक्शन के पहले कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर यहाँ ओनरशिप की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात हो रही है, मतलब नॉट बीइंग एनी जेंडर बायस्ड, व्हाई डू वी एक्सपेक्ट मेल्स ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट? नेहा के जितने एग्जांपल्स थे उसमें बच्चे, महिलाएं, वाइफ्स के बारे में चर्चा की गई कि उन्हें एक इमोशनली इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। Why males are always excluded from this particular circle in the discussion? एक्सक्लूजन अपने आप नहीं हुआ है, सोसाइटी बायसेस के कारण हुआ है। आज अगर मैं कहूँ कि एक मेल इन सब स्ट्रेसेस से जूझ रहा है, आज वो टॉक्सिसिटी, इमोशनल टॉक्सिसिटी से लड़ रहा है। आज अगर वो आना भी चाहे सामने कोई हेल्प सीक करने के लिए, उसे सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने आता है, सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, क्या मैं इतना वीक हूँ? कहीं न कहीं रोल्स डिवाइड कर दिए गए हैं समाज में, कि मेल्स का ये काम है कि आप बाहर जाएँगे, यू विल अर्न फॉर द फैमिली। आप फैमिली को चलाने के लिए आप उन सारी फाउंडेशंस पर काम करेंगे, आप पैसा कमाएँगे, आप घर बनाएँगे, गाड़ी खरीदना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। एंड कहीं न कहीं ये जो इमोशनल टास्क, इमोशनैलिटी से रिलेटेड टास्क हम कह सकते हैं, ये सारे टास्क दे दिए गए थे विमेन को। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, आज दोनों हस्बैंड वाइफ एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हैं। कई जगह ऐसा भी देखने में आता है, नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी, कि फीमेल्स मेल से बेटर परफ़ॉर्म कर जाती हैं। In the professional येस, space. इन द प्रोफेशनल स्पेस। तो कहीं न कहीं ये बायसेस इतने डीप रूटेड हैं कि टूट रहे हैं, बट थोड़ा टाइम और लगेगा सोसाइटी का ये फेस पूरा चेंज होने के लिए। मेल्स को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। कई बार ये बैरियर्स सामने आते हैं कि मेल्स इतने ओपन अप नहीं होते। मेल्स को बचपन से ये ट्रेन किया जाता है कि नहीं, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होते, उन्हें अलाउड नहीं होता।
You are surrounded with males, otherwise अगर Yes, देखा जाए, yes, not males in a way because you are a mother of two sons, yes, your husband is there, so like you have three solid men around yes. you, and you are an emotional well-being expert. How do you assure the emotional well-being of these three solid males around you? It can be a little too personal to answer, but if at all you are comfortable, you can just go ahead with it. That's perfectly okay. I would rather like to bring it to the table how I manage. इम्यून नहीं थी मैं इन सब चीज़ों से, मैं बताना चाहूँगी। ये सारे स्ट्रेसर्स, ये सारे चैलेंजेस मैंने भी अपनी लाइफ में फेस किए हैं। But the moment I stepped into psychology and I started learning and growing in psychology, मैं ये समझी कि इट्स ओके टू बी वल्नरेबल। अदरवाइज सोसाइटी हमें अपनी वल्नरेबिलिटी छुपाने के लिए कहती है। अगर वल्नरेबल शब्द को आपको सरल भाषा में समझाना हो, मैं वापस आपके इस फ्लो में आऊँगा, पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है इस पूरी सीरीज़ से जुड़ा हुआ, और कुछ लोगों को इस शब्द से वो कनेक्शन फ़ील नहीं हो पाते क्योंकि समझ लिमिटेड है। तो अगर वल्नरेबल शब्द को हमें सरल भाषा में समझना हो तो क्या हो? सिंपलेस्ट वे में कह सकती हूँ आपकी कमज़ोरियाँ, ओके, ओके। कि आज अगर मैं कहूँ आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपसे सोसाइटी या फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है, ये बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा, लाइक अ रॉक, एक पहाड़ की तरह। अगर वो इंसान अंदर से नहीं फ़ील कर पा रहा कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ इस मोमेंट पर, उसे हम कहेंगे वो अभी फ़िलहाल एक अपनी वल्नरेबल स्टेज पर है, बहुत नाज़ुक स्टेज पर है। कई बार वो भी ये फ़ील करता है कि मैं बस टूटने की कगार पर हूँ। बट मेल्स को अगेन आई एम जॉइनिंग बैक इन दैट लास्ट क्वेश्चन अगेन, आई एम कमिंग टू द फ्लो ऑफ दैट, कि मेल्स को ये सोसाइटी में रोल्स डिफाइन करके बता दिया गया है, मेल्स रोते नहीं हैं। मैं अपने घर में सबसे पहला चेंज जो लेकर आई, वो ये था इट्स ओके टू क्राई। मेरे घर में 3 मेल्स हैं एंड मैं अकेली हूँ, सो द रेशियो इज़ लाइक वेरी इम्बैलेंस्ड। तो मैं कहीं न कहीं अपने बच्चों को शुरू से ये बोल के नर्चर करती आई हूँ, इट्स ओके टू फील बैड। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी न्यू कांसेप्ट, फीलिंग एंड आइडेंटिफाइंग योर ओन इमोशंस। ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, हर इंसान को, बी इट मेल और फीमेल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द No, जेंडर दे humans are बिलॉन्ग टू। human. I mean, येस। gender is second. सो जनरली ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए एंड ये एक आज के पॉडकास्ट से एक मैसेज की तरह जाना चाहिए कि आप अपने इमोशंस को फील कर सकते हैं। आप हर्ट हो सकते हैं, आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आप गुस्सा भी हो सकते हैं, आप नाराज़ भी हो सकते हैं। अगर कुछ अनप्लेजेंट चीज़ लाइफ में हो रही है, इट इज़ ओके टू फील द इमोशन। जब हम कहते हैं आई एम हर्ट, नॉट द इंटायर पार्ट ऑफ यू इज हर्ट, इट इज योर फीलिंग्स दैट आर हर्टिंग। तो ये चीज कई बार हम बोलते बोलते भी नहीं सीख पाते हैं कि फील कैसे करना है, उसे एक्सप्रेस कैसे करना है, डिफाइन कैसे करना है एंड फिर उसका वैलिडेशन कैसे आना चाहिए। इस स्ट्रगल में कहीं ना कहीं हर इंसान अपने अंदर पेंट अप किए जा रहा है सब्जेक्टिव फीलिंग्स को। सब्जेक्टिव फीलिंग्स मतलब जैसा मैं सोचता हूँ या जैसा मुझे ठीक लगता है। तो हस्बैंड ये सोचेंगे मुझे ऐसा लगता है, वाइफ मुझे समय नहीं देती। वाइफ को ऐसा लगेगा हस्बैंड तो घर आते मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, अब उन्हें कनेक्शन की नीड ही नहीं रही। तो ये जो समझ है, अपनी अपनी सब्जेक्टिव समझ, अपने अपने मन से जो हमें Assumptions. अजम्पशंस जो फील होने लगता है, हमें इन सब बैरियर्स को तोड़ के उन्हें साथ में टेबल पर लाना है। कम्युनिकेशन वहीं से चालू होगा। इस पूरे कम्युनिकेशन चैनल में आप अपने मैं वल्नरेबिलिटी पे चला गया, यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ यू रियली बिल्ड दिस इमोशनल अवेयरनेस अराउंड योर पीपल इन योर हाउस। सो इट इज़ अलाउड टू बी वल्नरेबल। मेरे घर में वल्नरेबल होना अलाउड है। मेरे घर में वीक फील करना अलाउड है। मेरे घर में बुरा फील करना भी अलाउड है। मेरे घर में किसी दिन अगर कुछ ना करने का मन हो तो वो भी अलाउड है। अलाउड सिर्फ ये नहीं है कि हर कोई अपना कमरा बंद कर कर नहीं बैठेगा। सो रादर देन गोइंग इनटू द क्लोज स्पेसेस, वी ट्राई टू कम आउट इन द ओपन, इन द कॉमन एरिया, नॉट लाइक लिटरली। एक कॉमन एरिया ऐसा कि बच्चा या हस्बैंड या मैं, हम लोग रीच आउट करेंगे दैट वी नीड टू टॉक, वी नीड यू। तो कहीं न कहीं हाइलाइट इस चीज़ को करना चाहिए, ये भी हमारी नीड है टू कम्युनिकेट। एक मूलभूत हम लोगों की आवश्यकता होती है, एक ज़रूरत होती है कि हमें बात करना है, हमें कोई सुनने वाला चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जो मैंने सबसे ज़्यादा डेलिबरेटली काम किया है मेरी फैमिली पर, वो मैं कम्युनिकेशन पर कर एक बैठी एक हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग मुझे एक मूवी का यहाँ पर याद आ रहा है।
ऐसे कहा जाता है कि एक मूवी है जिसमें कैरेक्टर ये कहता है अपने पार्टनर के साथ आ रहे कम्युनिकेशन गैप के लिए कि अगर बात करो तो झगड़े होते हैं, नहीं बोलो तो घुटन होती है। बेहतर है कि हम एक दूरी बना लें। सच अ ब्यूटीफुल डायलॉग आई मस्ट से। ये हो रहा है, दिस इज रियलिटी। अगेन, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने के लिए बात नहीं करते, हम ये डिसाइड करने के लिए बात करते हैं कि गलती किसकी थी। झगड़े इसलिए होते हैं, घुटन इसलिए हो रही है कि बात करने की अंदर से इच्छा भी है, ज़रूरत भी बहुत है कि बात की जाए। बट अगेन हमें पता है कि जहाँ बातचीत चालू हुई, पहला ब्लेम गेम चालू होगा, दूसरा पास्ट की सारी किताबें खुल इतिहास दोहराया जाएंगी। जाएगा। कहाँ-कहाँ पास्ट में आपके साथ किस साइड से बुरा हुआ या आपके साथ क्या चीज़ होना एक्सपेक्टेड थी, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, वो पूरी फेलियर्स की लिस्ट सामने गिना दी जाती है फ्रॉम ईदर साइड। और वहीं का मुझे लगता है कम्युनिकेशन फिर ब्लॉक हो जाता है वापस एक इनडेफिनेट टाइम के लिए। हम वापस बच्चों पे आते हैं यहाँ पे। नेहा, एक बच्चा सुबह उठता है, जो भी ईदर ऑफ द पैरेंट के पास वो ड्यूटी है। एज यू सेड, नाउ एवरीबडी इज एट इक्वल प्लेटफॉर्म। गॉन आर दोज डेज व्हेन द ड्यूटीज वर डिफाइंड and dictated in a certain way for a certain gender. Still, the set pattern is still being followed in a long way in the society. But still, बच्चा सुबह उठता है, उसको बहुत सारा नेगेटिव अफर्मेशन दिया जाता है कि जल्दी उठो, तुम लेट हो जाओगे। ये एवरी डे, हाँ, 365 दिन में से हम मान के चलें, अगर बच्चा 100 दिन में से मान लीजिए 90 दिन स्कूल जाता है, तो 90 के 90 दिन हम वैसे ही दिन की शुरुआत करते हैं कि तुम कभी टाइम पे नहीं उठते हो, तुम कभी अपनी चीज़ें जगह पे नहीं रखते हो, तुमने अपना बैग रेडी नहीं किया है, तुम्हें फटाफट जाके ब्रश करना है, तुम अभी तक नहाए नहीं हो। ये सुबह का फर्स्ट 20-25 मिनट्स का डायलॉग बिटवीन अ पेरेंट, मे बी फादर और मदर, एंड द चाइल्ड है। What sort of a damage we are creating as parent on the mindset of the child by doing this? मन, ये जो बात आपने कही, मुझे अगेन इसमें दो पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक नज़रिया बच्चे का कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, दूसरा नज़रिया पेरेंट का है कि पेरेंट ऐसा कर क्यों रहा है। अगर हम बात करते हैं कि पेरेंट्स डैमेज कर रहे हैं बच्चे को इन नेगेटिव अफर्मेशंस के थ्रू, तो क्या पेरेंट्स रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि बच्चे में और ज़्यादा रेजिस्टेंस बिल्डअप होता जा रहा है? तभी हमें और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ लगने लगती हैं मॉर्निंग में, या ये नॉर्मल फंक्शनैलिटी से हटकर कोई चीज़ हमें नज़र आने लगती है कि ये चीज़ें बच्चे को करनी चाहिए थी, बट वो अवॉइड क्यों कर रहा है। बच्चा कई बार एक मैकेनिकल बच्चा बनकर रह जाता है। पेरेंट्स सिर्फ उसे मैकेनिकली सारे टास्क्स लिस्ट बनाकर देते जाते हैं कि दिस इज द वे यू आर सपोज टू परफॉर्म। मॉर्निंग में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई अटैचमेंट शो नहीं होता, कोई हम लोगों का अप्रिसिएशन नहीं है, अप्रिसिएशन के साथ में लव मिसिंग हो जाता है। गए वो दिन जब हम बच्चों को सर पर हाथ घुमाकर उठाते थे, उन्हें टच करते थे, उन्हें रीअश्योर करते थे कि बेटा उठ जाओ। आँख खोलते से अगर हम बच्चों को सिंपली ये चीज़ कह रहे हैं, उठो स्कूल के लिए देर हो रहे हो, या हम किसी से भी कहें कि उठो काम के लिए देरी हो रही है, हम उसे क्या गोल दे रहे हैं कि तुम्हारी सुबह किस पर्पस के साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली फील करती हूँ, एक छोटा सा टच, एक छोटा सा रीअश्योरेंस स्टार्ट हो सकती है बिल्डअप करने के लिए कि आप बच्चे के पास जाएं, आप बच्चे का हाथ पकड़ें, आप बच्चे के सर पे हाथ रखें, या आप उसे प्यार से सिर्फ उसको उसके नाम से पुकारें। तो हमारे यहाँ टोन इतना ज़्यादा लाउड होता है मॉर्निंग में कि अलार्म से ज़्यादा सुबह ये वाली आवाज़ें होती हैं घर में, एंड ये हर घर का सिनेरियो है। बिल्कुल सही। तो ज़्यादातर तो जो मैं महिलाओं में देखती हूँ, अगेन उनके स्ट्रेसर्स, उनकी परफॉर्मेंसेस। आज अगर एक मदर ऑफिस के लिए लेट हो रही है, वो डेफिनेटली यही चाहेगी कि मेरा बच्चा मैकेनिकली 15 मिनट में तैयार हो जाए, कि 15 मिनट में उसे सारे मॉर्निंग के टास्क पूरे करके उसका बैग कंप्लीट होना चाहिए। मदर अपने मैकेनिकल टास्क पूरे कर देती हैं, उन्हें किचन देखना है, बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाना है, खुद का लंच प्रिपेयर करना है, ऑफिस के लिए रेडी होना है। ये स्ट्रेसर्स हैं जो कहीं ना कहीं गैप लेकर आते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो एक छोटा सा अश्योरेंस अगर आप अलाउ करें, मैं एक छोटी सी पर्सनल चीज़ अपनी बताऊं। मेरा बेटा अभी जस्ट 18 साल का हुआ है, यस्टरडे इट वाज हिज बर्थडे। छोटी सी उम्र से मैं नोटिस करती थी कि उसे एक फिजिकल अश्योरेंस मुझसे चाहिए होता है। इट कुड बी अ हग, इट कुड बी अ हाई फाइव, इट कुड बी अ फिस्ट बम्प, Any sort of a touch. एनी सॉर्ट ऑफ अ टच। मतलब उसे कहीं ना बस वो एक कनेक्शन उस टाइम पर बिल्ड करना। इट इज लाइक कनेक्टिंग टू वायर्स एंड देन यू गो विद द फ्लो, कि ये हो गया। आप जाते हैं, आप कहीं पे प्लग इन करते हैं,
एंड चार्जिंग हमारे डिवाइसेस की चालू हो जाती है। कहीं-कहीं इनिशियली स्टार्टिंग में जब मैं ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाती थी, तो मैं थोड़ा-सा इग्नोर भी कर देती थी कि अगर मैं किसी के साथ फ़ोन कॉल पर हूँ एंड बच्चा अगर मेरी तरफ आया एंड मैंने उसे जस्ट नोट करा कि हाँ, गिव मी 2 मिनट्स कि मैं कन्वर्सेशन का फ्लो तोड़ना नहीं चाह रही हूँ। बट द मोमेंट आई रियलाइज़ बिकॉज़ आई हैड दिस अवेयरनेस, मेरे अंदर ये जागरूकता आई थैंक्स टू साइकोलॉजी और थैंक्स टू जो मैंने अपने आस-पास लोगों में कमी देखी, वो कभी भी, कहीं भी मैं हूँ, अगर वो आके सिर्फ़ एक टच डिमांड भी करेगा, इर्रिस्पेक्टिव मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, दैट वुड बिकम योर मैं प्रायोरिटी। मैं उसे एक फ्री स्पेस देती हूँ नॉन जजमेंटल। चाहे कोई भी वो एरिया हो, मैं कहीं भी हूँ, मैं प्रोफ़ेशनल सेटअप में हूँ या कहीं भी। इवन एक आई कॉन्टैक्ट, एक अच्छा मीनिंगफुल आई कॉन्टैक्ट, पर्पसिव आई कॉन्टैक्ट जिसका पर्पस यही है, यू आर सेफ विथ मी, आई एम देयर विथ यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं डाँट भी रही हूँ तुम्हें तो मेरी आँखों में उसे कंसर्न दिखना चाहिए गुस्से से पहले। ये एक कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकता है कि हम बच्चों को वो रीअश्योरेंस टाइम टू टाइम देते रहें और शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट करें कि ऐसा क्यों है। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इसे बहुत ज़्यादा मानता हूँ और अपने डे टू डे जीवन में उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करता हूँ। कुछ शब्द हैं जो मैं सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप उन्हें रीफ्रेज या रीफ्रेम करने की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकें। पर उसके पहले मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है कि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि अगर घर में मोबाइल बिगड़ जाता है और पूछा जाता है किसने बिगाड़ा, तो कहते हैं बच्चे ने बिगाड़ा। और अगर मान लीजिए घर में बच्चा बिगड़ जाता है और पूछते हैं कि किसने बिगाड़ा, तो हम कहते हैं मोबाइल ने बिगाड़ा। तो ये एक बड़ा इजी ब्लेम गेम जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार है, वो उसका मोबाइल के साथ जो दोस्ताना बढ़ता जा रहा है वो है। क्या ये सच है? कुछ हद तक है, क्योंकि मोबाइल भी हम जो हैं वो पेरेंटिंग को आउटसोर्स करने के लिए बच्चे को देते हैं। आप अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो आप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि ये बच्चे को एंगेज रखेगा। इन अ सेंस बच्चे की नीड्स हैं, बच्चे को घर वाले चाहिए, चाहे खाना खिलाते वक़्त हो, चाहे घर में जब बच्चा आइडल बैठा है। मैं बहुत टॉडलरहुड से आपसे बात करूँगी, बेसिक से बात करूँगी। एक 1 साल के बच्चे को भी खाना खिलाने के लिए आज माएँ या फैमिली मेंबर्स मोबाइल देते हैं। बच्चा जहाँ मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसे खाना खिलाना बहुत ईज़ी टास्क हो जाता है। या फिर अगर अदरवाइज़ मम्मी खुद ही मोबाइल देखते हुए खाना खा रही है, एंड एक एक बियॉन्ड टॉक्स वी ऑलवेज से दैट कि बच्चा सुनता कम है, ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। तो हम उसे प्रीच तो बहुत अच्छा करते हैं कि आपको खाते समय मोबाइल नहीं चलाना है, पर अगर मैं खुद मोबाइल चला रहा हूँ और खा रहा हूँ, तो क्या मेरी ये प्रीचिंग मेरे उस कनेक्शन पे कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी? साइकोलॉजी की फील्ड में मन बताया गया है, एविडेंसेस के साथ है, रिसर्चेस के साथ है कि बच्चे पेरेंट्स को या घरवालों को मॉडल करते हैं। ये प्रूफ हम दे सकते हैं, बच्चा लैंग्वेज वही सीखता है जो प्राइमरीली आपके घर में घर बोली में जाती बोली है, जाती है। करेक्ट? ये एक एग्जाम्पल है कि हाँ, बच्चे मॉडल करते हैं। पेरेंट्स भी कहीं न कहीं डिसफंक्शनल हैं कि उन्हें वो ओवर कंज़म्पशन करने की आदत हो चुकी है मोबाइल से एंड सेम चीज़ बच्चा भी यही करता है। बट अगेन आई विल कम बैक टू द बेसिक कि बच्चे की जो नीड है वो हम आउटसोर्सिंग कर देते हैं ईदर विद द हेल्पर्स। इन सम केसेस आई विल नॉट ब्लेम द मदर्स जो फुल टाइम नैनीज रख रही हैं, काम पे जा रही हैं, दे आर ओवरबर्डन। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, उनका समय, उनकी ज़रूरतें उनसे ये सब काम करवाती हैं। तो कई मायनों में तो मेरे साथ भी रहा है कि आज जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करी, तो मेरे घर की नैनीज़ थीं जिन्हें मैंने बहुत एक्नॉलेजमेंट इन पेपर भी दिया हुआ है, इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म अपनी थीसिस में भी दिया हुआ है कि अगर ये मेरा सपोर्ट सिस्टम ना होती, तो मैं शायद मेरे एम्स पूरे नहीं कर पाती। सो आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग द मदर्स या उन्हें गिल्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं डालना चाहती हूँ, जो नैनीज़ के भरोसे बच्चों को छोड़ती हैं। बट व्हाट आई एम टेलिंग इज़ क्वांटिटेटिवली अगर आप टाइम बच्चों को नहीं दे सकते हो, मेक श्योर क्वालिटेटिव टाइम ज़रूर रहे। क्वालिटेटिव टाइम अगेन लंबी-लंबी वर्बल कम्युनिकेशंस कम होने के बावजूद उन्हें दिया जा सकता है। वो नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू भी दिया जा सकता है। जैसे 2 एग्ज़ाम्पल मैंने दिए, एक फिज़िकल रीअश्योरेंस हो गया, आँखें मिलाना, आज बच्चों से आँखों में आँखें डालकर बात करना। जहाँ तक हम
मोबाइल की बात कर रहे हैं कि मोबाइल ने उन्हें बिगाड़ा है, मोबाइल को हमने एज़ अ रिप्लेसमेंट यूज़ कर दिया। तो बच्चा जो है हुक्ड तो हो गया। अगर आप उसे कहानियों पे हुक करते तो वो कहानियों पे हुक हो जाता। अगर आप उसे मंत्रों पर, भजनों पर हुक करते, तो मेरे घर में जब 2 बच्चे मेरे दे आर लाइक 7 इयर्स अपार्ट। छोटा बेटा जब उसका रूम हमने अगेन बड़े भाई के साथ में शिफ्ट करा, आई एम शेयरिंग अ वेरी पर्सनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर। वी मेड इट अ पॉइंट दैट आवर रूम इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर आवर किड्स इवन टुडे, कि बताना चाहिए बच्चों को, ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि रात में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वी आर विथ यू एंड यू कैन अप्रोच अस। कि उन्हें गिल्ट नहीं आना चाहिए कि हमारी नींद खराब कर दी या हमारे आराम में डिस्टर्ब किया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अंदर से ही बहुत झिझक जाता है कि वेदर इट वुड बी अ गुड थिंग टू डू और नॉट। तो एक हो गई अप्रोचेबिलिटी जो आपने दे रखी कि दे कैन रीच आउट टू यू एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे आप ऑफिस में हैं। तो भले वो मोबाइल के साथ रहें, दिन भर भी रहें, कहीं न कहीं उन्हें ये चीज़ मिस तो हो कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को मैं मिस कर रहा हूँ। आप उन्हें वो ज़रिया, वो मौका तो दीजिए कि वो आपको मिस करें। ऐसी छाप तो छोड़िए बच्चों के मन पर कि बच्चे मैसेज करें या फ़ोन करें कि आप कहाँ हो? मुझे अक्सर मैसेज या फ़ोन आता है एंड एक सिंपल वर्ड होता है, आप कहाँ हो? And तो that's a decoding I'm missing you. कि कहीं न कहीं मतलब बच्चे को कमी आपकी महसूस हो रही है। इसे डाँट कर ना बंद किया जाए कि पता नहीं है कि मैं काम पर हूँ। यू शुड बी थैंकफुल कि आपका बच्चा आज के टाइम पे, आज की जनरेशन में आपके लिए कंसर्न है। अदरवाइज़ हमेशा उल्टा होता है कि पेरेंट्स बच्चों के पीछे भागते हैं, राइट? तो मोबाइल आज एक ऐसी चीज़ है, अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे बिना मोबाइल घर से बाहर निकलें। तो वो डिवाइस हमारे लिए ट्रैकिंग डिवाइस का काम करता है, कनेक्टिंग डिवाइस का काम करता है। आई कैन नॉट कंप्लीटली रिकमेंड एज़ अ साइकोलॉजिस्ट कि बच्चों को मोबाइल ना दो, बट मैं ये बोलूँगी बच्चों को अपनी प्रेज़ेंस थोड़ी ज़्यादा दो। अगर समय के हिसाब से आप मिनटों को नहीं गिन के देना चाहते हो, तो उसे इमोशनैलिटी के फॉर्म में ज़्यादा प्रोवाइड कराओ। Beautiful. I think this conversation is sounding very, very engaging to me, and I'm sure everybody who is listening to the conversation is also finding the same. But now it's time we should head towards the closing of this conversation, जहाँ पर हम बात कर रहे थे शब्दों की शक्ति की. मैं आपके साथ कुछ statement share करूँगा, and I would request you, if at all, you can help my parents out there to reframe those sentences in a better way, if possible. तुमसे ये नहीं होगा. तुम कोशिश करोगे तो कर पाओगे। तुम कभी कोई चीज समझना चाहते ही नहीं हो. क्या चीज़ तुम्हें इसे एक्सप्लोर करने से रोक रही है? मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि ही कम है, तुम्हें ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है. मन इसे मैं एक लाइन से ज़्यादा मैं थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना चाहूँगी। कई बार रियल टाइम चैलेंजेस होते हैं पेरेंट्स के पास जब बच्चे का आईक्यू लेवल कुछ चीज़ें ना लिमिटेड अलाउ होता है. करे। जी. जी। तो अगर मैं इस सेंटेंस का आपका एक सेंटेंस में कुछ रिफ्रेम कर कर जवाब दे दूँ, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी उन पेरेंट्स के साथ, जो रियल लाइफ़ में इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि हर इंसान की अपनी-अपनी स्ट्रेंथ होती है। लेट्स एक्सप्लोर आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। तो जो टास्क आप बच्चे को करने के लिए कह रहे हो कि इसमें तुम्हारी बुद्धि ही नहीं चलती है, हम रादर ये सोचें कि अच्छा किस तरफ तुम ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, लेट्स एक्सप्लोर दैट। तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है. इस बारे में हम बोल सकते हैं कि ठीक है, यू कैन इवन डू बेटर एंड बी अप्रिशिएटेड। या आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं कि मैंने जनरली जो रीइंफोर्समेंट करा है बच्चों को, वो इस वे में करा है कि आपको अगर बच्चे को कुछ सिखाना है, बी इट मैनर्स और एनीथिंग एल्स, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि फलाना दिन आपने ये चीज़ करी एंड आई फेल्ट प्राउड। तो ये एक रीइंफोर्समेंट का ज़रिया बन जाता कि है उस कि अच्छाई को आप रिपीट करते उसे रहें. आप बार-बार रीइंफोर्स करेंगे तो बच्चा और ज़्यादा उसे करने के लिए लालायित रहेगा कि मैं और ज़्यादा करूँ। फ्रॉम अ पेरेंट लेंस, दिन के पहले 20 मिनट और दिन के आखिरी 20 मिनट एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ वो क्या चीज़ें करे जिससे उसका दिन बेहतर से बेहतरीन बन जाए. सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी पेरेंट पहले खुद के माइंडसेट पर काम करें, कि आज अगर वो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, जितना काम उनके माइंड का स्टॉर्म रहेगा, जितना अच्छे से वो खुद को रेगुलेट कर पाएँगे, वो रिफ्लेक्ट होगा।
तो 5 मिनट अपने ऊपर भी दें, मॉर्निंग में उठें, लिटरली सनलाइट की तरफ देखें, एक ग्रैटिट्यूड के एस्पेक्ट के साथ उस दिन की शुरुआत करें कि ठीक है, यू आर थैंकफुल टू दिस डे, टू दिस वर्ल्ड, जो हवा में हम सांस ले रहे हैं, वहाँ से आप मेलो डाउन हो जाते हो। आप जब ग्रेटफुल होते हो कुदरत के प्रति, आपकी लाइफ के Start with प्रति, gratitude. स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। 5 या 7 डीप ब्रीदिंग्स करें। ये मदर फादर ईदर वेज उन पेरेंट्स के लिए सजेशन है। That calms down your यस, nervous system and that यस, prepares you for the day better. एग्जैक्टली। तो देखिए ये सिर्फ 5 मिनट का एक मॉर्निंग रेजीम रहेगा जिसमें आप अपनी सुबह की शुरुआत केओटिक वे में, एक कंफ्यूज वे में या एक तूफान के रूप में ना करते हुए एक ठहरे हुए Otherwise, समुद्र we के start साथ our day in a करेंगे। firefighting mode. यस। So, gratitude, having this mindful breathing for 5 to 7 minutes if possible. उसके बाद जब आप मिरर में अपने आप को देखें तो सबसे पहले अपनी आंखों में देख के स्माइल ज़रूर करें। अपने प्रति एक सेल्फ कंपैशन ज़रूर दिखाएं। Self compassion is a powerful word. Maybe you can just simply start by saying I love you. So loving yourself is the priority that person needs to bring in their life. इसके बाद जाकर आप अगर अपने बच्चों को या फैमिली मेम्बर्स को अटेंड करते हैं तो आप इमीडिएटली कुछ ही दिनों में शिफ्ट महसूस करेंगे। स्टेप सेकंड आता है आप उनके साथ कैसे डील करें। अगेन सॉफ्टली कामली एक टच, एक वार्मथ ये देना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं और अगर वो इंसान नींद में, तो दैट इज़ अ गुड वे टू वेक हिम अप कि आप उसे उठाएं, आप उसे सॉफ्टली टच करें अपने बच्चों को या प्यार से उनका नाम लें। नाम लेके वेट करें कि वो रिस्पॉन्ड करें कि आप इतनी डीप स्लीप में बच्चा आपका सोया हुआ है एंड आप उसे झकझोर के रख रहे, तो उसका नाम लेके प्यार से आप वेट करें कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे। रिस्पॉन्ड करने के बाद व्हाट आई जनरली डू, मैं बड़े प्यार से उनको कहती हूँ गुड मॉर्निंग, चाहे सुबह के 6 बज रहे हों या किसी हॉलीडे के दिन वो 10 बजे तक सो रहे हों। वहाँ बच्चा जोन में आ जाता है, वो आपकी स्पेस में आ गया कि ओके मम्मी मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही हैं। उसके बाद में आप उनसे जस्ट ये कहना चाहें कि नींद अच्छी थी, हाउ वाज द स्लीप, आराम हुआ। दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग। मैं हमेशा पूछती हूँ आराम हुआ, दे वुड ऑफ कोर्स से हाँ। मैं कहा अब उठे, तो इट इज़ लाइक यू आर जस्ट वेकिंग देम अप टू अ डे विच इज़ फुल ऑफ होप्स एंड पॉजिटिविटी। ना कि मैं उन्हें लिस्ट थमा दूँ कि ये उठो जागो एंड ये टास्क की लिस्ट है इसे पूरा करो। इसके बाद जब उनमें मूवमेंट हो तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ उनसे कम्युनिकेट करें, ना सिर्फ मॉर्निंग में बट होल डे। तो कुछ सिंपल या सैम्पल एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलना चाहूँ, हम अक्सर सेंटेंसेस में ना, नहीं, मत ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मत करो, मोबाइल मत चलाओ, खाना मत गिराना, इस टाइप के स्टेटमेंट ज़्यादा होते हैं। Replace the word and make it a positive, assertive sentence. Also, this is an interesting conversation. ना नहीं और मत को किन शब्दों से रिप्लेस किया हम जाए? कह सकते हैं अगर हमारा छोटा बच्चा है एंड वो घर में भाग रहा है, धीरे चलो, भागो मत गिर जाओगे, नेगेटिव। पॉजिटिव इज धीरे चलो, ध्यान से चलो, संभल के चलो। खाना खाते टाइम मोबाइल चला रहे हैं, बेटा खाने पर फोकस करो। आप वो नेगेटिव चीज़ लाना ही क्यों चाहते हैं? मतलब कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टेंटली उस थ्रेड जोन में हैं कि कुछ ना कुछ बस गलत या नेगेटिव ही हो जाएगा। तो हम प्रिडिक्टेबिलिटी पे इतना काम करने लग जाते हैं ना कि हम हमेशा नेगेटिव आउटकम्स प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो काम आप करवाना चाहते हैं उसे एक पॉजिटिव आउटकम को गोल बनाकर करिए ना। बेटा खाना तो आज फिनिश की कर दुनिया लो। में जहाँ हम मैनिफेस्टेशन पे इतनी बात करते हैं तो अगर हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ही करते रहेंगे एग्जैक्टली। तो आउटपुट नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज वुड बी ऑन अ हाई साइड। एंड ये लर्निंग्स आपके डेली कॉन्वर्जेशन में आ सकती है। जैसे कई मदर्स को मैं देखती हूँ कि बच्चों के ऐसे मत करो, या वो सेशन में आकर अगर मुझे मेरे साथ बैठते हैं, दे आर टचिंग समथिंग, इसे हाथ मत लगाओ। तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं कि हम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड रहते हैं कि कुछ गलत आउटकम्स निकल कर आएंगे। तो एक्सप्लोर करने दें बच्चों को, बच्चों के सपोर्ट सिस्टम बने। ये तभी हो सकता है जब आप इमोशन लेवल पर अच्छे से रेगुलेटेड हैं, वो बहुत So it ज़रूरी है। starts with you, all my dear parents, and I strongly believe the series जहाँ पर हम इमोशनल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर नेहा मूलचंदानी इज़ अवेलेबल। और अगर आज के इस पूरे एपिसोड को हम सम अप करने की कोशिश करें तो करेक्शन के पहले कनेक्शन की ज़रूरत है, जो नेहा जी हमेशा हर जगह हर मंच पर कहती हैं।
सो अगर आप अपने अंदर कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, पहले अपने आप से कनेक्टेड फील करें. अगर आप अपने बच्चों के अंदर कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, पहले उनके साथ एक कनेक्शन बिल्टअप करें. एंड आई गेस दिस इज वेयर द जर्नी ऑफ इमोशनल डिटॉक्स वुड start. Thank you so very much for contributing your wisdom to this particular conversation and making this episode worth experiencing. And I'm sure अगर हर घर में एक healthy conversation इस episode के बाद शुरू हो पाता है, तो ये पूरा effort अपने आप में successful हो पाएगा. Thanks a lot. Any closing comment if you would like to give to the episode? यही बोलना चाहूँगी मन कि हम इस दुनिया में अगर इमोशंस ना हुए तो हम कुछ भी नहीं हैं. इमोशंस को अगर हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें, चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय अगर हम रेगुलेट करें, अपने अपनों की वैल्यू समझ के अगर हम उनकी नीड्स, उन्हें स्पेस देना, उन्हें टाइम देना अगर हम शुरू कर सकें, यहाँ से धीरे-धीरे सब सही होता जाएगा. थैंक यू सो वेरी मच. और जो आखिरी के शब्द हैं कि यहाँ से धीरे धीरे सब सही होता जाएगा, और इसी नोट के साथ we would like to say thank you. Please do comment if at all you would like to have any other questions in the future episodes. Thank you.